आपको कोई भी देख रहा है, कहीं से भी देख रहे हैं, और लोग इंटरनली इतने डीमंस अपने फाइट कर रहे होते हैं कि वो कभी कभी आप पे निकल जाता है। बहुत आसान है बैठ के कमेंट करना। तो बहुत होते हैं जिनको लगता है कि बहुत ईजी मनी है, हम आएंगे 2 वीडियो वायरल जाएगी और पैसे मिल जाएंगे, हमें ब्रांड्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो नए बच्चे इसमें आ रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे कि उन्हें क्या टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए कि यार इतने टाइम तक तो आपको कंसिस्टेंटली करना होगा, उसके बाद यू हैव टू जज और यू हैव टू डिसाइड वेदर आई शैल टेक इट एज अ करियर और आई शैल ड्रॉप इट? आई वुड से 2 साल तो आपको लगाने पड़ेंगे। ऑडियंस गेन करने में, उनका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, तो 2 साल तो लेके ही चलना चाहिए। ट्रेंडिंग की क्या वैल्यू है इसमें? मतलब हमें अपना ट्रेंड फॉलो करना चाहिए या ट्रेंडिंग को पकड़ के हमें उसे बनाने चाहिए कंटेंट? और आपको फोकस इंस्टा पे करना चाहिए या यूट्यूब पे करना चाहिए? मुझे लगता है दोनों पे। इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, ताकि आपको ज़्यादा लोग जान पाएँ। अगर आप देखें, एक होता है कि आप कितना विड्थ में फैल रहे हैं, एक होता है आप कितना डेप्थ में फैल रहे हैं। इंस्टाग्राम विल हेल्प यू कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। पर YouTube जब आपकी पर्सनालिटी बाहर आती है, जब आप 1 घंटा, आधा घंटा या जितनी भी देर का वीडियो बनाते हैं, 15 मिनट, आप उतना बैठ के किसी से बात कर लें, जैसे अभी हमने इतनी बात करी, तो मैं आपके बारे में इतनी चीज़ें जानी, आप मेरे बारे में जाने। अब सिर्फ आधे मिनट में हम थोड़ी ना जान पाते किसी एक दूसरे के बारे में कोई चीज़। तो जो रेवेन्यू एडसेंस से ज़्यादा आता है या ब्रांड कोलैबोरेशन से ज़्यादा आता है? वीडियो चाहे जैसी भी हो, 2 मिनट के लिए इंसान देख लेगा, पर साउंड अगर आपकी शुरुआत से ही ख़राब है, अगर ज़्यादा हाई पिच की है, अगर बीच में उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो स्वाइप वे कर देंगे। जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनकी भी थोड़ी मदद कीजिए कि उन्हें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए एंड हाउ दे कैन इम्प्रोवाइज। मुझे लगता है नॉट जस्ट इन एडिटिंग बट इन एवरीथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ में घुस रहे हो, आपको पहले वो चीज़ खुद आनी चाहिए, नहीं तो आप दूसरों का काम देख के बता कैसे पाओगे कि आपको इसमें क्या चेंजेस चाहिए। कोलैबोरेशन में पैसे कितने हैं? कोलैबोरेशन में बहुत पैसे हैं। जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते हैं। और ये तो मैं पूरे इंडस्ट्री को बोलना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है who is a social media influencer, is now an entrepreneur and is also a TEDx speaker. बहुत ही यंग एज में इतने सारे अचीवमेंट्स हैं। शी इज़ ऑल्सो बुक राइटर, शी इज़ ऑल्सो सेलिंग अ कोर्स। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ जानना चाह रहे हैं कि ये जो ग्लैम वर्ल्ड है इसके पीछे की हकीकत क्या है, अगर आप कुछ ऐसे इनसाइट्स देखना चाह रहे हैं तो आज का आपका पॉडकास्ट आपके लिए है। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका बहुत स्वागत है सना जी। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। सो एम आई। मैं सना जी ये जानना चाहूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया था इनिशियली, तब डिड यू हैव अ विजन या इट जस्ट स्टार्टेड फॉर फन? और कब स्टार्ट किया था आपने अपना चैनल? मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2017 में, और तब एज सच कुछ ये नहीं सोच के चली थी कि फुल टाइम यूट्यूब चैनल ही करना है। इनफैक्ट उस टाइम कंटेंट क्रिएशन को कंटेंट क्रिएशन भी नहीं, वीडियो मेकिंग बोलते थे कि ये तो हॉबी है, ये तो पास टाइम है। और मैं जब से मैं स्कूल में थी, 2017 में ही मैं स्कूल से पास आउट हुई थी, तो स्कूल में मैं देखती थी कि कितने इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो फैशन और लाइफस्टाइल पे वीडियोस बनाते हैं। और उस टाइम हर जैसे कोई 17-18 ईयर ओल्ड गर्ल, सबको पसंद होती है सब चीज़ें, कपड़े और मेकअप लगाना एंड ऑल दैट। तो मेरे को भी बहुत पसंद था, अभी भी है। तो मेरे को था कि इंडिया में तो कोई कर ही नहीं रहा, ये बाहर के यूट्यूबर्स कर रहे हैं। और इंडियन मार्केट बहुत अलग है, इंडिया में ऑडियंस बहुत अलग है, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए इतने लोग हैं। 1-2 लोग कंटेंट बनाते थे उस टाइम इन सब चीज़ों पे। तो आई थॉट मेरे को भी करना है। और मेरे को वैसे भी स्कूल से ही बहुत इंटरेस्ट था इन फोटोग्राफी, इन फिल्म मेकिंग, इन वीडियो एडिटिंग। मेरे पास एक DSLR था स्कूल में। मेरे को पेंटिंग का बहुत शौक था। मतलब आप जो आर्ट का मीडियम सोच सकते हैं, मुझे उन सब चीज़ों में घुसने का बहुत मन था। फैमिली में कोई किसी की, जैसे नाना नानी की एनिवर्सरी पार्टी है, उनकी वीडियो में कुछ बना के एडिट करती रहती थी कि ये हम एनिवर्सरी पार्टी में दिखाएंगे। तो बहुत शुरू से शौक बहुत था और इंटरेस्ट था, एप्टीट्यूड भी मुझे लगा था।
कॉलेज में मैंने सब्जेक्ट भी मास कम्युनिकेशन लिया, तो वहाँ से भी एक मुझे पुश मिला. तो दैट्स हाउ आई थॉट. बोर्ड एग्जाम्स के ड्यूरिंग ही इनफैक्ट आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. मेरा फर्स्ट वीडियो, मेरा अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम ख़त्म ही हुआ था, तो मुझे लगा अब तो मुश्किल वाले सारे ख़त्म, अब आसान आसान पेपर रह गए हैं, अब स्टार्ट कर देते हैं. स्कूल में ये लगता था कि अगर बोर्ड से पहले स्टार्ट कर देती कि अब सब जज करेंगे, टीचर्स जज करेंगी कि अगर मान लो मार्क्स कम आ गए किसी सब्जेक्ट में, वो उनको तो मौका मिल जाएगा बोलने का कि पढ़ाई से ध्यान उठ गया है. तो आई थॉट नहीं, एक बार स्कूल हो जाए, बोर्ड्स में मुश्किल पेपर हो जाए, फिर अंदर से आया कि नहीं यार करना तो है, स्टार्ट करती हूँ. और वो ऐसा टाइम था जब आप स्कूल से निकल चुके हो, कॉलेज अभी आपने लिया नहीं है, कि आपको जानता नहीं है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे. तो आई थॉट कौन जज करेगा, अब करे भी तो करें. एंड थैंकफुली इतना अच्छा मुझे फीडबैक मिला. जब हम लोग स्कूल वापस गए तो टीचर्स ने इतना अप्रिशिएट किया, बाकी पेरेंट्स, फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने इतना अप्रिशिएट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई थॉट कि ये तो करा जा सकता है. फिर कॉलेज में जब मास कम्युनिकेशन ले लिया, तब टीचर्स बहुत इंकरेजिंग थे. अंडर ग्रेड में सब्जेक्ट्स थे जैसे वीडियो एडिटिंग, जो मुझे ऑलरेडी पसंद था, फिल्म मेकिंग, स्टिल फोटोग्राफी. तो मुझे लगा ये बिल्कुल ही परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग दैट आई लव टू डू. मेरा इंटरेस्ट भी है, एप्टीट्यूड भी है, मुझे इन्वायरमेंट भी वैसा ही मिल गया है. कभी मुझे समझ नहीं आता था कि वीडियो एडिटिंग में ये कैसे करें, तो मैं अपने प्रोफेसर से पूछ लेती थी कि सर मेरी यूट्यूब वीडियो एडिट करवा दो. कभी मेरे को मेरा कैमरा नहीं चल रहा या मुझे कोई बेटर लेंस चाहिए, तो मैं कॉलेज के लैब में, फोटोग्राफी लैब में जाके बोलती थी कि मुझे ये लेंस दे दो. तो बहुत हेल्पफुल थे सारे प्रोफेसर्स, और उनको भी लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश कर रही है, हेल्प कर देते हैं. तो रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिला स्टार्टिंग में? बिल्कुल. कमेंट्स भी आपको अच्छे मिले या ट्रोलिंग भी हुई? कमेंट्स मुझे थैंकफुली शुरू से अच्छे मिले हैं. Okay. ये मैं बहुत लकी हूँ ये बोलते हुए, बिकॉज ऑनलाइन आपको कोई भी देख रहा है, कहीं से भी देख रहे हैं, और लोग इंटरनली इतने डीमंस अपने फाइट कर रहे होते हैं कि वो कभी कभी आप पे निकल जाते हैं. बहुत आसान है बैठ के कमेंट करना. तो बट थैंकफुली कंटेंट ऐसा था जो ना मैंने कुछ ऐसा कभी बोला, ना ऐसा कभी सोचा कि लोग ऐसा कुछ बोल पाते. तो आज तक भी ऐसा ही रहा है, कुछ ऐसे ट्रोल्स नहीं हुए हैं. कभी किसी ने मजाक में, जैसे कुछ पेजेस होते हैं, एक मेरे को याद है एक मीम बना था कि मैं किसी की शादी के लिए तैयार हो रही थी और मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप इंडियन वेडिंग्स पे जाएं तो आप कैसे ड्रेसअप कर सकते हैं. तो उसका किसी ने लेके बना दिया कि लड़के तो 2 मिनट पहले तैयार होते हैं, लड़कियां सुबह से तैयार होना शुरू हो जाती हैं. तो वो मैंने मजाक में लिया. फन इज ओके, लेकिन और क्या यू इंटेंशनली कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज? नो, आई डोंट इंटेंशनली कीप माई सेल्फ अवे. जहाँ मुझे कुछ वॉइस करना होता है वहाँ मैं वॉइस करती हूँ. जैसे फॉर वुमेन्स राइट्स, फॉर मतलब लड़कियों को बोलते हैं ऐसे कपड़े ना पहनो, ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मैं बहुत प्रोएक्टिवली बोलती हूँ कि पर क्यों, यू नो, लाइक और जहाँ पे सेंस बनता है वहाँ. ये नहीं कि आप मतलब मंदिर में कुछ पहन के जा रहे हैं, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज को इनवाइट भी नहीं करते. बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे लगता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जिस वजह से मैंने स्टार्ट किया था, वो था मेरे को पसंद है कंटेंट क्रिएट करना, मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, मुझे कंट्रोवर्सी में घुसना पसंद नहीं है. करेक्ट. मेरे को नहीं पढ़ना 2 लोगों की लड़ाई के बीच में. आप अपना करें, मैं आपको आई विश यू द बेस्ट वैसा. तो आई डोंट थिंक उसकी वजह, आई थिंक उससे बहुत क्लीन और क्लियर रहा है सब कुछ. विजन एक क्लियर था आपको कि मेरे को किस तरफ जाना है, कैसे जाना है. अच्छा, क्या इनिशियल्स आपको कुछ सेटबैक्स भी आए? सेटबैक्स एज सच तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एज सच हुआ था. हाँ, ये था कि मैनेज करना टाइम को बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी, जो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये कोई सेटबैक था, मुझे लगता है मैंने, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि मैंने सीखा इस चीज़ को. क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो ऑब्वियसली कॉलेज की पढ़ाई थी, एग्ज़ाम्स थे, इंटर्नशिप्स थी, और ऊपर से मैंने ये काम भी कर लिया था कि मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन करना है. लेकिन जैसे कि मैंने बोला, एक तो इंटरेस्ट था, अंदर से मेरा मन था कंटेंट क्रिएट करने के लिए. बहुत लोग होते हैं जो आजकल स्पेशली क्योंकि इतना कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में सबको पता है, तो बहुत होते हैं जिनको लगता है कि बहुत इजी मनी है, हम आएंगे, 2 वीडियो वायरल जाएगी और पैसे मिल जाएंगे, हमें ब्रांड्स आने शुरू हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है वो चीज़ करने में. तो उतना टाइम मैंने डाला उस चीज़ में. आपको उतना पैशन, उतना क्रिएटिविटी, उतना अंदर से वो चीज़ लानी पड़ती है. तो और अगर वो आ रहा है तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा. अगर आप सिर्फ उसको कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो आपको सेटबैक ज़्यादा मिलेंगे. अगर आपको लग रहा है कि मतलब जैसे होता है ना, जितनी आप जल्दी से ऊंचा बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, उतनी जल्दी से आप शायद नीचे भी गिर सकें. पर अगर आप कंसिस्टेंटली, स्लोली और अपने इंटरनल वॉइस को सुन के आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो आप
आपको सेटबैक्स उतने नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो आपको, आप उनको इन अ पॉजिटिव वे डील कर पाओगे। जो नए बच्चे इसमें आ रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे कि उन्हें क्या टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए कि यार इतने टाइम तक तो आपको कंसिस्टेंटली करना होगा, उसके बाद यू हैव टू जज और यू हैव टू डिसाइड वेदर आई शैल टेक इट एज अ करियर और आई शैल ड्रॉप इट? आई वुड से 2 साल तो आपको लगाने पड़ेंगे। Right. पहले साल में तो आप चीज़ें फिगर आउट ही कर रहे होते हो कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, किस टाइप का कंटेंट वर्क कर रहा है, ऑडियंस भी आपको फीडबैक देगी। फिर ऑडियंस, आप मान लो 5 अलग टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, आप कुकिंग पे भी बना रहे हैं, आप ट्रैवल पे भी बना रहे हैं, अपने डेली व्लॉग्स भी, फैशन पे भी कर रहे हैं, तो ऑडियंस जो आपको फीडबैक देगी तो आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरी चीज़ ज़्यादा काम कर रही है। जब मैं ट्रैवल के बारे में वीडियोज़ बनाती हूँ या बनाता हूँ, लोग ज़्यादा देखना प्रेफर कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आप, और ऑडियंस भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी देख लेती है, जो चीज़ आप भी अच्छे से समझा पा रहे हैं वही वो देखेंगे। तो आपको उतना टाइम तो लगेगा कि पहला साल तो उसी में निकल जाता है कि लोग देखना क्या चाह रहे हैं मुझसे। या तो है कि आप, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, और अगर है कि आपका फोकस है कि मुझे मान लो कार्स पे ही वीडियोस बनानी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही करना है, या मुझे फैशन में ही करना है, फिर भी टाइम ऑडियंस गेन करने में, उनका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। तो 2 साल तो लेके ही चलना चाहिए एज अ गुड। और ट्रेंडिंग की क्या वैल्यू है इसमें? मतलब हमें अपना ट्रेंड फॉलो करना चाहिए या ट्रेंडिंग को पकड़ के हमें उससे बनाने चाहिए कंटेंट? मुझे लगता है ट्रेंडिंग को पकड़ के उसमें अपना मिक्स डाल देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेंड को फॉलो करें, और करना भी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, लोग आएंगे, वो ट्रेंड के लिए आ रहे हैं आपके पेज पे आपकी वीडियो देखने, फिर वो देख के चले जाएंगे, आपको शायद सब्सक्राइब भी ना करें, आपका नहीं सुनेंगे वो, या आपको, आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं कि आपने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, उनको बड़े मज़े आए आधा मिनट देखने के लिए, उसके बाद वो भूल जाएंगे उस चीज़ को। पर जब आप अपने पर्सनालिटी को ले आते हो उसके बीच में, मान लो कोई ट्रेंड है, कोई ट्रांजिशन ट्रेंड है, या कुछ भी, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें आप अपना मिक्स कैसे ला पाते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी स्टोरी, अपनी क्रिएटिविटी, ऑथेंटिसिटी, ये आप कैसे उसमें इन्फ्यूज़ कर सकते हैं सॉरी। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। बाकी ट्रेंड्स, जितना आप दूर रह पाएँ उनसे, मैं तो अवॉइड करती हूँ ज़्यादा ट्रेंड्स को फॉलो करना, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं जिनके फॉलोअर्स होंगे 500K 700K, फिर देखेंगे उनके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इंगेजमेंट कम आ रही है। वो इंगेजमेंट क्यों कम आ रही है? आपने एक वीडियो तो बना ली, आपको फॉलोअर्स भी मिल गए, बट क्या उन फॉलोअर्स को आपकी पर्सनैलिटी पता है आपसे? क्या वो क्लिक कर पाते हैं, इंगेज कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो वो इंगेजमेंट कम ही रहेगी आपकी हमेशा। तो कभी कभी बीच में ले लेना चाहिए, पर ये नहीं कि आपका चैनल बिल्ड ही ट्रेंड्स पे। और आपको फोकस इंस्टा पे करना चाहिए या यूट्यूब पे करना चाहिए? मुझे लगता है दोनों पे। इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, ताकि आपको ज़्यादा लोग जान पाएँ। अगर आप देखें, एक होता है कि आप कितना विड्थ में फैल रहे हैं, एक होता है आप कितना डेप्थ में फैल रहे हैं। इंस्टाग्राम विल हेल्प यू कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। पर यूट्यूब, जब आपकी पर्सनैलिटी बाहर आती है, जब आप 1 घंटा, आधा घंटा, या जितनी भी देर का वीडियो बनाते हैं, 15 मिनट, आप उतना बैठ के किसी से बात कर लें, जैसे अभी हमने इतनी बात करी, तो मैं आपके बारे में इतनी चीज़ें जानी, आप मेरे बारे में जाने। अब सिर्फ आधे मिनट में हम थोड़ी ना जान पाते किसी एक दूसरे के बारे में कोई चीज़। तो यूट्यूब विल हेल्प, क्योंकि आपको लोग जान पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी से कनेक्ट कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे, उनको रिलेटेबिलिटी मिलती है। इंस्टाग्राम विल हेल्प, आप ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और रेवेन्यू जनरेशन कहाँ पे है? ब्रांड्स दोनों प्लेटफॉर्म्स पे हैं। पर्सनली मेरा एक बहुत हेल्दी मिक्स चलता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम का। यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स भी हैं, यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म भी है, तो बिकॉज ज़्यादा फॉर्मेट्स कवर हो जाते हैं। किसी ब्रांड को लंबा वीडियो करवाना है, उसमें स्पॉन्सरशिप या उसमें ऐड चाहिए, किसी ब्रांड को अगर आधे मिनट के ही वीडियो में अपना चाहिए, तो आई थिंक यूट्यूब से मुझे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इंस्टाग्राम पे भी आता है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी फॉलोइंग अच्छी है, एंगेजमेंट अच्छी है, तो मेरा हेल्दी मिक्स चलता है। दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे ज़्यादा है। रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने कहा यूट्यूब से रेवेन्यू आता है, तो जो रेवेन्यू एडसेंस से ज़्यादा आता है या ब्रांड कोलैबोरेशन से ज़्यादा आता है? मेरे ख्याल से ब्रांड कोलैबोरेशन से ज़्यादा आता है। बिकॉज ब्रांड कोलैबोरेशन आपके भी कंट्रोल में है ना, कि आप कितना महीने में ब्रांड्स ले सकते हैं, आप कितनों के साथ काम कर सकते हैं। आप एक टेक ब्रांड के साथ भी काम कर सकते हैं, आप मेकअप, आप स्किन केयर, आप हेयर केयर, आप क्लोथिंग ब्रांड, मल्टीपल वो है, तो आप कितना आप कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, मैंने क्योंकि बहुत देखा है इंस्टा पे, रील्स पे, पीपल आर वेरी एंशियस टू नो अबाउट इट, तो आई होप हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे, ब्रांड्स तक कैसे रीच आउट किया जाता है और द ब्रांड्स रीच आउट टू यू, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? और
एक बार ब्रांड मिल जाती है तो क्या फिर मिलने लग जाती है, या कंसिस्टेंटली हमें इस पे काम करना पड़ता है? ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि क्या ब्रांड्स रीच आउट करते हैं कि क्या हम रीच आउट करते हैं। इनिशियली होता था कि हम ही हमेशा रीच आउट करते थे, मतलब एज क्रिएटर्स, मैं इन जनरल क्रिएटर कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। अब ये होता है कि आजकल क्रिएटर्स भी ब्रांड्स को रीच आउट कर रहे हैं, पहले सिर्फ ब्रांड्स रीच आउट करते थे। Okay. अब ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इतने क्रिएटर्स आ गए हैं, तो ब्रांड्स को अब अगर कोई किसी क्रिएटर को लग रहा है कि यार ये ब्रांड के साथ मुझे भी काम करना है, तो आप या आपकी एजेंसी जो होती है, अगर आपको कोई एजेंसी मैनेज कर रही है, तो वो भी रीच आउट कर सकते हैं उस ब्रांड को कि हमारे पास ये क्रिएटर है, या हम ये खुद ये क्रिएटर हैं, हमारा ये काम है, हमारी ये फॉलोइंग है, ये इंगेजमेंट रेट है हमारा, इतने लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारे को आपका ब्रांड बहुत पसंद है, मैं ये यूज़ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ ब्रांड का ये प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास कोई भी मार्केटिंग के लिए अगर आपको वीडियो बनवानी है, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, या अगर आपको यूजीसी कंटेंट चाहिए, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जहां आप पोस्ट ना करें लेकिन आप ब्रांड के लिए बना के वो वीडियो उनको दे दें, वो यूज़ कर सकते हैं उस वीडियो को, तो वो भी एक एवेन्यू ओपन अप हो जाते हैं। तो आप ब्रांड्स को ये सब आप एज एन ऑप्शन ये भी दे सकते हैं। ब्रांड्स भी खुद रीच आउट करते हैं, इनफैक्ट इन मोस्ट केसेस ब्रांड्स ही रीच आउट करते हैं कोलैबोरेशंस के लिए। तो यूजुअली जिनके साथ भी मैं कोलैबोरेट करती हूँ वो वही ब्रांड्स हैं जो रीच आउट करते हैं, और उससे ही थैंकफुली टचवुड, मतलब ऐसा स्टेज है कि अभी मंथ भर जाता है काम से। तो बट अगर कोई ब्रांड है जिनके साथ मुझे बहुत मन है काम करने का, तो मैं अपनी एजेंसी को बता देती हूँ कि ये ब्रांड है, बहुत मुझे, मैं इस ब्रांड को यूज़ भी करती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, एंड आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर स्टोरी, तो वो दे ट्राई टू मेक इट हैपन। अब सेकंड आपका क्वेश्चन था कि ब्रांड्स के क्या था second? मैंने ये पूछा था कि ब्रांड्स को जब आप एक बार ब्रांड्स आ जाते हैं तो आपको क्या कंसिस्टेंटली उन्हें अप्रोच करना पड़ता है, और वंस इट स्टार्ट्स कीप फ्लोइंग? जी, ब्रांड्स जब एक बार मान लो आपके पास एक ब्रांड आ गया, कोई हेयर केयर ब्रांड आ गया, उनको आपका कंटेंट बहुत पसंद है, अगर आपने अच्छा कंटेंट डिलीवर करा जैसा वो चाहते हैं, आपके साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, वो आपके पास फिर आएंगे, वो आपके पास आएंगे, वो मंथ बाय मंथ आएंगे। इनफैक्ट आप उनके एक लिस्ट में आ जाओगे कि ये अच्छे क्रिएटर्स हैं, हमें इनके साथ काम करना है। अगर आप रिलेशन मेंटेन करके चलते हो, जो भी ब्रांड के साइड से या एजेंसी के साइड से काम आपके साथ करना, जो भी आपसे बात कर रहे हैं या आपकी एजेंसी से बात कर रहे हैं, आप अगर अच्छे से बात करते हो, उनके साथ रिलेशन बना के चलते हो, तो दे ऑल्सो वांट टू वर्क विद पीपल जिनके साथ उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो। जैसे कुछ लोग बूस्ट करते हैं अपनी रील्स, तो जो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं वो इनसाइट्स और वो आपके एल्गोरिदम मांगते हैं, चेक करते हैं? जी जी, अच्छा। वो ब्रांड कोलैबोरेशन से पहले भी और कोलैबोरेशन के बाद भी आपसे इनसाइट्स मांगता है। तो कोलैबोरेशन से पहले इसलिए कि उनको पता हो आपकी मेल टू फीमेल ऑडियंस कितनी है। अब अगर उनका कोई फैशन प्रोडक्ट है और आपकी ऑडियंस ज़्यादा मेल सेंट्रिक है, तो मतलब आपकी ऑडियंस अगर ज़्यादा मेल हैं तो वो तो अपील ही नहीं करेगा ना, उस मतलब खरीदेंगे ही नहीं। तो वो इसलिए पहले इंसाइट्स मांग लेते हैं कि आपको कितने लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल फेक फॉलोअर्स भी ले लेते हैं। तो ब्रांड्स उस चीज़ के बारे में भी बहुत पर्टिकुलर हैं कि आप अगर मतलब दे डोंट वांट टू वर्क, अगर आपने ऐसे गलत रास्ते से फेक फॉलोअर्स खरीद के आप ब्रांड्स को चीट करना चाह रहे हो, तो आजकल सब स्मार्ट हो गए हैं। राइट। जहाँ तक हाँ बात ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं ब्रांड से, तो आपको काम मिलता रहेगा। कई बार ये होता है कि मुझे पता है कि चलो एक वीडियो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाई, लेकिन हो सकता है फॉर व्हाट्सएवर रीज़न वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करी वीडियो, तो उस केस में मैं अपने साइड से उनको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ कर देती हूँ उनके लिए एक्स्ट्रा, किसी और वीडियो में उनका ऑर्गेनिकली मेंशन कर देती हूँ। तो ब्रांड को भी लगता है कि हाँ मतलब यू नो ये ऐसे ही नहीं कि एक बार किया ख़त्म, वो रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। जो ब्रांड्स आपके पास आए और उसमें आप जो आपने कुछ पोस्ट किया, तो यू यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी, या वो डायरेक्शंस देते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपको बताना है, या खाली की पॉइंट्स बोलते हैं यू हैव टू हाईलाइट दिस थिंग? यूजुअली की पॉइंट्स होते हैं कि आप ये मेन चीज़ें ज़रूर मेंशन करिएगा। कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनके कंपेटिटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस केस में उनको ये होता है कि जो कंपेटिटर के कुछ कीवर्ड्स हैं ये मेंशन मत कीजिएगा। या अगर कोई ब्रांड है जिनका सिग्नेचर कलर रेड है, तो कहेंगे येलो मत पहनिएगा, क्योंकि उनके कंपेटिटर का कलर येलो होगा। या कुछ किसी का अगर पिंक है तो वो कहेंगे ब्लू मत यूज़ करिएगा। तो वो वैसे चलता है, उनकी मेन कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। एक टाइम था जब वो पूरा एक पेज का ड्राफ्ट भेजते थे कि आपको ये सारी लाइंस बोलनी है। फिर आई थिंक क्रिएटर्स ने भी रियलाइज़ किया कि
कोई क्रिएटिव फ्रीडम ही नहीं मिल रही है इस चीज़ में। उन्होंने आगे भी बोलना शुरू किया, अब धीरे धीरे ब्रांड्स भी थोड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे कैंपेन्स होते हैं जहाँ वो और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं उन्हें, सबकी अपनी क्रिएटिविटी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन, मतलब जब आप क्रिएटर को फ्रीडम दोगे तो आपको देखेगा कि बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, बाकी क्रिएटर्स क्या बनाना चाह रहे हैं। और इसमें क्या प्रोडक्शन क्वालिटी और साउंड और एस्थेटिक्स, विच आर द की इंग्रेडिएंट्स विच काउंट? आई थिंक ऑफ कोर्स आपका वीडियो का क्वालिटी कैसा है, दैट रियली मैटर्स। गुड थिंग इज़ आजकल इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखें, चाहे आप DSLR से शूट करें, चाहे आप फ़ोन से शूट करें, आपका कंटेंट स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो अगर जैसे बहुत लोग हैं जो DSLR नहीं है उनके पास, या नहीं अभी लेना चाह रहे हैं, या अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बाद में लेंगे, फ़ोन से भी शूट करी हुई वीडियोस, इनफैक्ट फ़ोन से शूट करी हुई वीडियोस आर आउट परफॉर्मिंग DSLR से शूट करी हुई वीडियोस। लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा कैमरा से शूट किए, हाई प्रोडक्शन वीडियो बनाई है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐड होएगी, क्योंकि ब्रांड्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं, फिर वो ऐड जैसा दिखने भी लग जाता है शुरुआत से ही। जब आप फ़ोन से बनाते हो तो एक रिलेटेबिलिटी रहती है, एक ज़्यादा कनेक्ट रहता है विद अ पर्सन। तो ये ब्रांड्स को भी रियलाइज़ हो चुका है अब, इसलिए ब्रांड्स अब कहते हैं नहीं, हमें वीडियोग्राफर फिल्म नहीं चाहिए, आप फ़ोन फिल्म भी करें। ओके तो आजकल ये शिफ्ट भी आ गया है, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड, जो मेरे को एक्चुअली मेरे कॉलेज में, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ अपने अंडरग्रेड कॉलेज को। मेरे साउंड के जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था कि वीडियो चाहे जैसी भी हो 2 मिनट के लिए इंसान देख लेगा, पर साउंड अगर आपकी शुरुआत से ही ख़राब है, अगर ज़्यादा हाई पिच की है, अगर बीच में उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो स्वाइप वे कर देंगे। जैसे आपने बुक भी लिखी है और आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप 5 मिनट हमें बताएं हाउ टू एनहेंस द पर्सनालिटी। जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनकी भी थोड़ी मदद कीजिए कि उन्हें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए एंड हाउ दे कैन इम्प्रोवाइज। ठीक है, आई थिंक ये बहुत एक्सटर्नल इंटरनल का सिचुएशन हो जाती है, जहाँ आपको ऑफ कोर्स एक्सटर्नली आप काम करें, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आपके मैं गर्ल्स को हमेशा इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ आप देखेंगे मैं मेंशन करती हूँ, बुक में भी ये मेंशनड है, कोर्स में भी ये मेंशनड है कि आप फिज़िकली आप अपने आप को फिट रखें। आपके मान लो आप नेल पेंट लगाते हैं और वो चिप हो जाती है, तो उसे हटाएं। आपकी क्लिनलीनेस, आपकी ग्रूमिंग, आपको अगर हेयर कट की ज़रूरत है, तो एक्सटर्नली ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन इंटरनली इंटरनली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर कि इंटरनली आप खुद कैसा फील करते हैं, आप खुद कितना सेल्फ एश्योर्ड फील करते हैं, कितना आपके अंदर से कॉन्फिडेंस रेडिएट करता है, आप दूसरों को कैसा फील करवाते हैं। जो मुझे लगता है जब आप एक सोशल सेटिंग में होते हैं, आप 1 मिनट के लिए बाकी सारी चीज़ें भी भूल सकते हैं कि मेरे नेल्स चिप्ड हैं, ठीक है, क्या हो गया, चिप्ड हैं तो हैं। लेकिन अगर आप कोई आपको खाना देने आ रहे हैं या कोई आपके लिए पानी आपको सर्व कर रहे हैं, आप उनसे स्माइल करके बात ना करें, आप उनको एटीट्यूड दिखाएं, आप उनको डिमीन करें, अगर हल्का सा भी, इन द स्मॉलेस्ट ऑफ वेज, तो आई थिंक वहाँ इंस्टेंटली, जिसको हम कहते हैं वाइब किल हो जाती है, वहाँ आपकी वाइब किल ज़्यादा होएगी। आप 2 मिनट के लिए आपके बाल नहीं ठीक कटे हुए, आपका मेकअप ख़राब है, वो चल भी जाएगा। पर आई थिंक इंटरनल, तो जब आप ये सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करते हैं, आप ऑटोमेटिकली, जिसको मैं कहती हूँ, ग्लो अप करना शुरू कर देते हैं। जैसे द ग्लो अप गाइड है मेरी बुक, द ग्लो अप अकेडमी है कोर्स, उन सब में यही मेंशन किया है कि आप इंटरनली कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपने आप को सिक्योर, अपने आप को जो चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आप खुद कॉन्फिडेंट फील करें। कॉन्फिडेंस सिर्फ इससे नहीं आता कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, कॉन्फिडेंस, और ये बहुत लड़कियों को एक मिसकंसेप्शन हो जाती है, आप आउटर उस पर इतना ध्यान देने लग जाते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट श्योर, पर आप इंटरनली कैसा फील करते हैं, आप दूसरों को कैसा फील कराते हैं, उससे आपकी जो ऑरा बढ़ती है वो स्पीक्स वॉल्यूम्स। जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, एंड आई अप्रिशिएट दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट एट दिस यंग एज, है ना। तो वर यू कॉन्फिडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग और यू वर्कड ऑन इट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट? मैं आपको सच बताऊं तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो ऑब्वियसली मुझे बचपन से जानते हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो शुरू से, मतलब बिकॉज जब से मैं बच्ची थी मैं बात ही नहीं करती थी किसी से, लोगों को लगता था मैं बात कर ही नहीं सकती हूँ। तो मतलब जब वो आज मेरा वीडियोस देखते हैं तो उनको तो बिल्कुल शौक लग जाता है कि ये बच्ची जो बिल्कुल बोलती ही नहीं थी, कम से कम 10-12 साल मैंने कुछ बोला ही नहीं होगा उनके सामने, आज मैं वीडियोस बना रही हूँ यूट्यूब पे, 1-1 घंटा बात कर रही हूँ, तो उनको तो बहुत शौक लग जाता है। तो नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं स्कूल में स्टेज पर चढ़ने से पहले मुझे इतने पसीने आते थे और मैं लास्ट में पीछे बैठती थी, मैं कभी हाथ ऊपर नहीं करती थी। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे लगता था कि ओहो ये क्या हो गया है। कभी मुझे बर्गर के साथ केचप लेने के लिए सामने काउंटर तक जाना पड़ता था, तो मैं कहती थी अपनी मम्मी को या अपने कज़न ब्रदर्स को कि तुम लोग ले आओ, मैं यहीं बैठी हूँ, प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत शाय, अंडर कॉन्फिडेंट बच्ची थी।
कैमरा, जैसे मैंने बोला, मुझे शौक़ था कैमरे का, मुझे विजुअल्स का बहुत शौक़ था। तो जब मैंने देखा कि, तो मतलब शुरुआत में मैंने जैसे अपने घर में लोगों की वीडियो बनानी शुरू करी कि आप ऐसे मॉडलिंग कर दो मेरे लिए, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला तुम आके मॉडलिंग कर दो। फिर मैंने सोचा चलो एक यूट्यूब वीडियो बना के देखते हैं। और कैमरे के साथ बेस्ट पार्ट इज़ आप ऑडियंस से नहीं बात कर रहे होते, आप एक कमरे में अकेले बैठ के बात कर रहे होते हो, तो ना वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है कि मुझे सब लोग देख रहे हैं। वीडियो एडिट होती है, अपलोड होती है, वो भी आप अपने शांत कमरे से कर सकते हो। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है उसमें। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई पब्लिक ही नहीं है तब तक, जब तक आप अपलोड नहीं करते। और जब आप बना लेते हो वीडियो, आपको, इन माई केस मुझे वीडियो से इतना प्यार था कि ये वीडियो तो बड़ी अच्छी निकली है, इसमें एडिट्स भी बहुत अच्छे हुए हैं, इसका लाइटिंग भी बहुत अच्छा है, इसका साउंड भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा ही दिखा रहे हैं। तो तब मुझे लगता था कि नहीं, ये वीडियो तो डलनी चाहिए, तो मैंने पब्लिश दबा दिया था पहली वीडियो पे। फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा जैसे जैसे पॉजिटिव फीडबैक आता रहा। और कॉन्फिडेंस पे क्या काम करना चाहिए लोगों को? कॉन्फिडेंस पे बिल्कुल, अपने कॉन्फिडेंस पे आपको काम डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत तरीके हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बोला, बहुत लोग बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम फेक कैसे करें, हम तो ऐसे ही हैं, हम नहीं हैं कॉन्फिडेंट, हम ऐसे। मुझे लगता है नहीं, आप फेक इट टिल यू मेक इट शायद एक गलत फ्रेज़ है उसको पुट करने का, उसमें एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है। मुझे लगता है आप अपने आप को उन सिचुएशंस में पुट करें धीरे धीरे करके, जहाँ आपको लगता है आप नहीं कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें यही बोलते हैं कि आप धीरे धीरे करके एक एक लेवल बढ़ाते रहिए। आपको अभी अगर लग रहा है कि ये मैं नहीं फेस कर पाऊंगी, मैं इस रूम में बैठ के मैं वीडियो नहीं बनवा पाऊंगी, मैंने वीडियो भी बना ली। फिर मुझे लग रहा है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज पे तो जा ही नहीं पाऊंगी, मैं स्टेज पे चली गई, मैंने स्टेज पे टेड टॉक दी थी। फिर आपको लग रहा है कि मैं किताब तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, वो कर लिया। धीरे धीरे करके अपने डर को हटाते रहें तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते रहेंगे। फिर आपको लगेगा अरे ये तो, पर इससे छोटी चीज़ तो मैं कर चुकी हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे आपने इनर ब्यूटी की बात करी, तो इनर ब्यूटी में एक चीज़ होती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, एक होती है फिजिकल स्ट्रेंथ। उनमें से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप, एंड मेंटली स्ट्रांग नॉट जस्ट सिर्फ अगर कोई दिक्कत आई तब आप मेंटली स्ट्रांग हैं, ऑल्सो इन जनरल अगर आप लाइफ में मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप अपने हर एरिया ऑफ लाइफ को मेंटेन करके चलेंगे। फिर उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी आ जाती है। आपको लगेगा कि यार ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। अब अपने आप पे भी वर्कआउट करते हैं थोड़ा, फिजिकल स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है आप जिम जाएंगे, आप कुछ वर्कआउट करेंगे, आप कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप हर चीज़ मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप कुछ करते हैं, या यू आर बाय बर्थ सो स्ट्रांग? आई थिंक 2-3 चीज़ों का मिक्स है। एक कि मेरी मदर वॉज मेंटली वेरी स्ट्रांग, मतलब मैं उनको अपना आइडल, इंस्पिरेशन, अपना भगवान मान के चलती हूँ। तो मैं बचपन से मैं उनके साथ रही हूँ, तो मैंने उनको देखा है कि वो कैसे सिचुएशंस को टैकल करती हैं। वो एक चीज़ बोलती थी जो मेरे साथ, मतलब आज तक टिल डेट आई हैव इट विद मी, और आई थिंक जब तक मैं हूँ इस दुनिया में मैं यही उनके वर्ड्स दोहराती रहूँगी कि अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है तो हम उसको बिल्कुल, वी विल गो टू द एंड्स ऑफ अर्थ, कि हम वो चीज़ करके रहेंगे, हम वो चीज़ इन एनी केस हम उसको, वी विल अकम्प्लिश दैट, अगर हमारे कंट्रोल में है। अगर वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको सिंपली जाने देंगे। अब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके। कर सकते हैं तो जी जान लगा देंगे वो चीज़ करने में। तो यही मेरे 2 सिंपल फिलॉसफी है जो मेरे को मेंटली स्ट्रांग रखती है, कि अगर कंट्रोल में है तो कुछ मतलब वो कुछ हो ही नहीं सकता इन एनी वे, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकती। इस चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गई भाई तो सॉल्व हो सकती है, तो वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आई थिंक लूजिंग हर टू कोविड ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। उसके पहले मैं बहुत ही इनोसेंट बच्ची थी कि हाँ चलो जो हो रहा है हो रहा है, बट आई थिंक वो फेज़ ऐसा था जो इमिजिएटली इतनी सारी चीज़ें आप पे आ जाती हैं, आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। तो हर रोज़ सुबह से लगता था कि आप फायर फाइट ही कर रहे हो, मतलब उठते ही यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई। तो वो फेज़ ने बहुत स्ट्रांग बना दिया। और तीसरा, माई हस्बैंड, ही इज़ वेरी, मतलब वो बहुत ही हैज़ हिज ओन बिजनेस, वो काम भी करते हैं, बट आई सी कि वो स्ट्रेस उतना नहीं लेते। सेम विद माई फादर इन लॉ, ही स्ट्रेस आई एम श्योर बहुत है उनकी लाइफ में, बट वो अफेक्ट नहीं होने देते। तो ऐसे मैं देखती रहती हूँ, मैं ये ऑब्जर्वेंट, तो मैं देखती हूँ कि यार इनकी लाइफ में मेरे से तो ज़्यादा ही स्ट्रेस है, इतना उनका ट्रैवल है, इतना उनका काम है, वो स्ट्रेस नहीं ले रहे, तो मैं यहाँ बैठ के क्या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में रो रही हूँ। एंड आई सी कि माई हस्बैंड स्पेशली, वो तो मेडिटेट भी, सुबह he'll wake up and then he'll do 15 minutes of meditation. I keep figuring out all these things. मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कभी कभी कि मैं करूँ, बट आई थिंक यही फैक्टर्स हैं जो मुझे। Do you miss your mother? Of course, मतलब every single day. And how do you balance your emotions?
जैसा मैंने बोला वो स्ट्रॉन्ग, आपको सिचुएशन स्ट्रॉन्ग बना देती हैं. माई नानी इज़ वेरी लविंग, तो शी ट्राइज़ टू फिल इन जितना भी वॉइड वो फिल कर सकती हैं, वो पूरा ट्राई करती हैं. कई बारी मैं जैसे सैड होती हूँ तो वो आके वैसी बैठ जाएंगी जैसे मम्मा बैठती थी, वैसी बातें करेंगी. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आई थिंक. एंड बाकी आप खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हो. इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी को कभी लूज़ नहीं करते, वो आपके साथ हैं. अगर वो आपसे इतना प्यार करते थे तो वो यहीं हैं, वो आपके पास ही हैं कहीं, वो आपके गाइडिंग एंजल बन के आपके पास ही रहेंगे. और मैं सोचती हूँ कि अब जैसे एक चीज़ होती है कि आप उस चीज़ को लेके रोते रहो, या आप उस चीज़ को ऑनर करो. आप ऑनर करो. जो मुझे लगता है मैं अपनी मदर को लाइक आई लिव फॉर हर, आई लिव टू मेक हर प्राउड. कि भाई अगर मम्मा होती तो क्या उनको लगता है ये डिसीजन सही है कि नहीं है. तो अगर क्या सही इंडिकेशंस मिलते हैं कि शी इज़ फीलिंग प्राउड? क्या सपने में आती हैं या आप खुद फील करते हैं? आई थिंक मैं खुद फील करती हूँ. और यहाँ अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से ना कभी उन्होंने मतलब जब भी मैं कुछ छोटा सा भी अच्छा कर देती थी, कोई मैंने डांस बड़ा अच्छा कर दिया तो उन्होंने कि वाओ यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, इतना अच्छा डांस किया है. तो वो वर्ड्स ना मेरे को अभी भी याद आते हैं कि हाँ उनके बुक में ये सही था. जैसे एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत अच्छा कर रहे हो काम में, या ये बहुत अच्छा आपने डील लॉक करी है ब्रांड के साथ, या आपने कुछ भी कोई बहुत अच्छी अकम्पलिशमेंट कोई अचीवमेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. तो एक सेल्फ अश्योर्ड मतलब मेरे अंदर खुद से वो कॉन्फिडेंस एक वहाँ से भी आया, क्योंकि उन्होंने जनरेट किया वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर. तो अब जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ यार मम्मी तो प्राउड होंगी इस चीज़ को देख के. वेरी गुड. और आपकी प्रोडक्शन टीम में कितने बंदे हैं? यूजुअली मैं कंटेंट यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का खुद बनाती हूँ. मैं अपनी फ्रेंड्स से कभी हम बाहर गए तो हेल्प ले ली, या मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दिया कंटेंट शूट करने में. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ ऐसा शूट होता है जहाँ पे प्रोडक्शन टीम की ज़रूरत होती है, हाई एंड कोई शूट होता है, यू हैव फ्रीलांसर्स? आई वर्क विद एन एजेंसी. तो एजेंसी की अपनी प्रोडक्शन टीम है, तो दे कम एंड डू द प्रोडक्शन फॉर दैट. तो दे हेल्प यू इन ऑल द एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ? यस. और यू एडिट योरसेल्फ? नहीं, वो अगर कुछ उनके थ्रू है, इफ़ आई एम शूटिंग समथिंग विद द प्रोडक्शन टीम तो वो हेल्प करते हैं. एजेंसी का ये भी फ़ायदा है कि अगर मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत कैंपेन्स हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ एडिट इतना जल्दी, तो आई कैन आस्क देम फॉर हेल्प, वो भी कर देते हैं. तो दे डू हेल्प. बट अदरवाइज यूट्यूब इंस्टाग्राम कॉन्टेंट मैं खुद ही एडिट करती हूँ. ओह वाओ. जिनको नहीं आता ये सब एडिटिंग, क्या उन्हें सीखनी चाहिए या टीम हायर करनी चाहिए? व्हाट इज़ योर एडवाइस? मुझे लगता है नॉट जस्ट इन एडिटिंग बट इन एवरीथिंग. अगर आप किसी भी चीज़ में घुस रहे हो, आपको पहले वो चीज़ खुद आनी चाहिए. नहीं तो आप दूसरों का काम देख के बता कैसे पाओगे कि आपको इसमें क्या चेंजेस चाहिए. आपको अपने हिसाब से करवाना है, किसी दिन वो नहीं है काम करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे खुद से. मेरे को याद है एक बारी कोविड के टाइम पे एक वीडियो एडिट करनी थी, और जो एडिटर के साथ में काम करती थी उनके लैपटॉप का चार्जर टूट गया था या वो काम करना बंद कर गया था. एंड वो ब्रांड को वीडियो चाहिए था बहुत जल्दी. अब चार्जर उस टाइम शॉप्स भी बंद थी, चार्जर कहाँ से आएगा, कोई डिलीवरी भी नहीं हो रही थी. तो फिर मैंने बोला मैं एडिट करती हूँ इसको. तो जब तक आपको खुद नहीं आएगा आप ऐसे सिचुएशंस में ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे. कराएं आप उनसे श्योर, बट आपको आना ज़रूर चाहिए. जब आप कोलैबोरेशंस लेते हैं तो आर देयर एनी पैरामीटर्स और एस्थेटिक्स जिन पे आप ध्यान रखते हैं? कोलैबोरेशंस के लिए भी एंड फॉर ऑर्गेनिक कंटेंट ऑल्सो मैं ध्यान रखती हूँ कि वीडियो का क्वालिटी कैसा है, साउंड कैसी है, कंटेंट जो मैं बोल रही हूँ उससे लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं. सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए कंटेंट बनाना कभी कभी ठीक है, चल भी जाता है, बट एम मेरा यही है बिकॉज एक डीपर वाई है कि वाई एम आई मेकिंग दिस कंटेंट. तो यही नहीं कि सिर्फ सुंदर लग रहा है या मैं सुंदर लग रही हूँ आज तो चलो मैं कर देती हूँ एक वीडियो. उसमें कुछ लोगों को वैल्यू भी मिलना चाहिए. तो आई थिंक दीज आर द पैरामीटर्स आई कीप इन माइंड कि इसमें मैं क्या नया वैल्यू ऐड करके दे सकती हूँ. कोलैबोरेशंस में पैसे कितने हैं? कोलैबोरेशन में बहुत पैसे हैं. जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते हैं. उसमें भी बहुत पैरामीटर्स आ जाते हैं फिर कि अगर आपके फॉलोइंग मान लो 1 लाख की फॉलोइंग है, व्यूज़ आपके अगर आ रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख, तो आप रफली उतने ही अराउंड एक्सपेक्ट भी कर सकते हो आपके ब्रांड्स पे करेंगे. अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं तो वो फिर फ्लक्चुएट करता है कि अगर वो वीडियो बहुत आउट परफॉर्म कर रही है या आपके वीडियोज़ इन जनरल बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, फॉलोअर्स उतने नहीं हैं, तो भी मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, एंगेजमेंट कितनी है, लोग कितने कमेंट्स कर रहे हैं, आपसे कितना इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं. ओके. तो व्यूज़ देखती हैं कंपनीज या फॉलोअर्स देखती हैं? दोनों देखती हैं. और इनफैक्ट आजकल तो कमिटेड व्यूज़ भी मांग रहे हैं कि आप हमें गारंटी करके बताओ कि इतने व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे.
ओके तो हाँ तो पेमेंट सारी एडवांस आती है कि बाद में आती है, डिपेंडिंग अपॉन द व्यूज? आई विश कोई पेमेंट एडवांस में आ रही होती। ये तो ओह। मैं पूरे इंडस्ट्री को बोलना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि कुछ तो पेमेंट्स का फिगर आउट करना पड़ेगा एज अ होल इस इंडस्ट्री को, क्योंकि आई थिंक पेमेंट्स का इशू सिर्फ इसमें नहीं, हर इंडस्ट्री में ही है कि बाद में देंगे, 3-3 महीने बाद। कुछ ब्रांड्स हैं जिनका काम किया था लास्ट दिसंबर में, अभी तक पेमेंट नहीं आई है। तो ऐसे केसेस में अगेन एजेंसी, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल थैंकफुल कि अब मैं स्टेज पे हूँ जहाँ मैं एक एजेंसी के साथ काम करती हूँ, तो वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है, तो वो सामने है ब्रांड से, चाहे वो बात करें, चाहे वो लड़ें, चाहे उनके घर पहुँचें, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वो आपकी पेमेंट क्लियर कर देते हैं टाइम से। तो अब आई डोंट नो उनके पास वो भी पेमेंट आई है कि नहीं आई है, बट बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि क्रिएटर उनके साथ बना रहे, तो वो मेरी पेमेंट अपने साइड से क्लियर करते हैं। जो कंसिस्टेंसी है, जो हम बहुत देखते हैं कि यार आपको कंसिस्टेंटली रील्स या वीडियोस अपलोड करने होते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, क्योंकि एक्चुअली इतने लोग हैं ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, आपने 2 हफ्ते कुछ नहीं डाला, लोग भूल जाएंगे, वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग को देखने लग जाएंगे, तो और वो उनके फैंस बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक के फ़ैन बन के दूसरे के नहीं बन सकते, लेकिन एक जो इंटरेस्ट होता है, जो कनेक्शन होता है कि यार हर संडे बैठ के 4 बजे इसका वीडियो आएगा, वो तो मैंने देखना ही है, वो लूज़ हो जाता है। फिर लोग बोलेंगे कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, उनके वो कुछ है ही नहीं टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आप फिर ऐसे तो नहीं चल पाएगा। एक आप कंसिस्टेंसी में स्टोरीज कितना वैल्यू ऐड करती हैं? इंस्टाग्राम स्टोरीज, यस, इंस्टाग्राम स्टोरीज डू प्ले अ रोल, क्योंकि लोगों को आप दिखते रहते हैं, टू कीप कनेक्टेड। यस। उसमें फिर आप कभी अपने लाइफ के अपडेट्स डाल रहे हैं, कभी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, आप वो आंसर कर सकते हैं, बहुत वेज़ हैं। बट जो आपका कोर कंटेंट है, जो आप एक्चुअल, जैसे अब मैंने आजकल एटिकेट के बारे में बात करना शुरू किया इंस्टाग्राम पे, कि आप बाहर जाते हैं, आप खाने जाते हैं, या आप अपना पोस्चर कैसे ठीक रख सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो मैंने एक वीडियो डाली, फिर मैंने दूसरी वीडियो डाली, फिर मैंने सोचा अब दिवाली का टाइम था, मैंने कंटेंट बनाना थोड़ा कम कर दिया कि मेरी शादी के बाद पहली दिवाली है, उस बिज़ी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने नोटिस किया डिप होने लग गया, फिर वापस इंगेजमेंट। अब मैंने डाला है तो वो थोड़ा धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा। तो यू हैव टू कीप एट इट, मतलब अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो फिर तो अच्छे से फुल टाइम करें इसको। डिमांडिंग तो है, डिमांडिंग है। तो जैसे आपने कहा कि अभी शादी है, पहली दिवाली है, वो तो आप बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं बिटवीन द पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ? तो ये एक्चुअली पहले नहीं था, शादी के पहले मेरा बैलेंस कुछ भी नहीं था। शादी के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मेरे को लगा, क्योंकि उस टाइम बहुत कुछ होता है, आपको वेंडर्स से भी बात करनी है, आपको डेकोर वेन्यू वालों से भी, सबसे इतना काम होता है, आउटफिट्स भी देखने हैं। तब मैंने सोचा था कि नहीं, कुछ तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं 5, 5:30, इनफैक्ट कभी कभी 6, 6:30 तक भी काम करती हूँ। उसके सुबह अर्ली स्टार्ट करती हूँ, एक्चुअली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह 6:30, 7 बजे उठ जाती हूँ। फिर मैं उठते ही काम करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर वो काम चलता है करीब यूजुअली ऑन अ गुड डे 4-4:30 तक, कभी एक्सटेंड हो भी जाता है तो मैं 6:30 तक काम करती हूँ। उसके बाद आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, कहीं हम बाहर चले जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो आई लाइक टू कीप इट क्लियर। और यही शादी के टाइम, उससे पहले भी किया था, जब प्रिपरेशन चल रही थी शादी की, कि इसके बाद आपको शॉपिंग जाना है, आपको बाहर जाना है, किसी से मीटिंग करनी है, उस टाइम के बाद मैं कर सकती हूँ, उससे पहले मेरा वर्किंग आवर्स हैं। और वो सबको पता भी है, मेरी एजेंसी में भी जो मेरे मैनेजर्स हैं, जो हेल्प करते हैं मेरे को कोलैबोरेशंस में, उनको भी मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि आपको जो काम कराना है आप मुझसे सुबह करा लो, बिफोर लंच करा लो, आपको जितने काम कराने हैं मैं कर दूँगी, आफ्टर लंच भी कर दूँगी, लेकिन 6 बजे के बाद नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उससे। तो वो भी बहुत खुश हैं, बिकॉज बहुत क्रिएटर्स हैं जो रात रात को काम करते हैं, सबका टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाता है, सबको शाम को छुट्टी चाहिए ना अपने कामों से। तो एंड व्हाट इज योर ब्यूटी रूटीन? माई ब्यूटी रूटीन इज़ एक्चुअली कुछ इतना खास है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जो मैं यूज़ करती हूँ ऑन माई फेस। फेस वॉश है, देन आई यूज़ अ टोनर, देन आई यूज़ मॉइस्चराइज़र, आई यूज़ सनस्क्रीन। SPF बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिकॉज इतनी हार्श UV रेज हैं तो वो यूज़ करती हूँ। वंस अ वीक मैं फेस मास्क या कुछ पैक लगा लेती हूँ, बेसन का और दही का मिक्स करके, या कुछ जो बाहर से मार्केट में पैक्स मिलते हैं वो लगा देती हूँ। यही है मेनली ब्यूटी रूटीन। वंस अ मंथ फेशियल करा लेती हूँ, दैट्स अबाउट इट। What are some misconceptions you would like to address?
अबाउट कंटेंट क्रिएशन, यस, अबाउट कंटेंट क्रिएशन। जैसा मैंने बोला कि लोगों को लगता है बहुत क्विक एंड इजी मनी है। आई वाज टॉकिंग टू समवन जिनको अब कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंटरेस्ट है, फैशन कंटेंट क्रिएशन में। तो उन्होंने उसने ऐसे ही बोला कि यार हमारा भी कुछ करा दो, बताओ मैं कैसे करूँ, तो मैंने बोला इसमें टाइम लगेगा, इसमें इंटरेस्ट लगेगा आपका, आर यू इवन इंटरेस्टेड? तो मैंने उनसे 3-4 सवाल पूछे जिससे मुझे लगा कि नहीं, इनको सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन चाहिए। तो फिर मैंने उनको जेनेरिक एडवाइस देके मैंने बोला बाकी इस चीज़ पे यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, रिसर्च करो, आप खुद थोड़ा इंटरेस्ट अपना बढ़ाओ तो आप कर पाओगे। वही जैसे, तो सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, बस ऐसे इतने एग्जांपल्स हैं जो कहते हैं हमें इस चीज़ को स्टार्ट करना है, हमें ये चीज़ स्टार्ट करनी है। उनसे आप 4 सवाल पूछो तो आपको समझ आ जाता है कि एक विजन होती है कि हमें इस चीज़ में आगे बढ़ना है, हमें ऐसा टाइप का कंटेंट बनाना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, बिकॉज यू सी कि लोग एक्चुअली उस चीज़ से बेनिफिट करेंगे। एक होता है कि हमें फेमस होना है, हमें पैसे कमाने हैं। करेक्ट। तो उसके लिए अगर आपका इतना शॉर्ट टर्म वो है कि हम शॉर्ट वेज चाहिए, क्विक शॉर्टकट्स चाहिए, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बस यही वो है, यही बोलना चाहूँगी मैं कि इस मिसकंसेप्शन में मत रहें कि इन्फ्लुएंसिंग और कंटेंट क्रिएशन कोई शॉर्टकट गेम है, कोई क्विक मनी स्कीम है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और सस्टेनेबली ग्रो करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में ही होगा, और वो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपका उसमें होना चाहिए, और आपकी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सना, बहुत अच्छा लगा आप स्पेशली आए Thank और you. आपने इतनी अच्छी इंसाइट्स दी। Thank एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत कुछ मालूम चलेगा। जो लोग इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उन्हें भी बड़े अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, उन्हें बहुत इंसाइट्स मिलेंगी। और अगर आप कुछ और भी जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम सना जी को एक बार और लाएं और आपके सारे क्वेरीज़ का रिप्लाई दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, एंड आई एम you. सो हैप्पी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बुला के उनके थॉट्स आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।